हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपको सबको विदित है, रीट पात्रता परीक्षा जो कि जनवरी माह में होने वाली है, उसके नोटिफिकेशन तुरंत थोड़े दिन बाद में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम आपके लिए रीट की हिंदी शिक्षण विधियों की आज की अपनी क्लास में आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन करवाएंगे। तो आइए बात करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा हिंदी की शिक्षण विधियाँ, जिसमें हम रीट की पात्रता परीक्षा में आने वाली हिंदी की शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सुंदर तथा शीघ्र लेखन के लिए आवश्यक बातें हैं। पहला ऑप्शन है बैठने का आसन, ऑप्शन नंबर बी है कलम पकड़ने की उपयुक्त विधि, ऑप्शन नंबर तीसरा है अक्षरों की बनावट, और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 2 यानी कलम पकड़ने की उपयुक्त विधि सुंदर तथा शीघ्र लेखन के लिए जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, पठन का पहला स्तर है। ऑप्शन 1 है शब्द पठन, ऑप्शन नंबर 2 है वर्ण पठन, ऑप्शन नंबर 3 है चित्र पठन, ऑप्शन नंबर 4 है शाब्दिक पठन। तो पठन का पहला स्तर क्या है? चित्र पठन, यानी पहले अपन चित्र को देखते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले पढ़ने का पहला स्तर क्या है? चित्रों के माध्यम से पढ़ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न द्वारा शिक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है वास्तविक, ऑप्शन नंबर 2 है अवबोधपूर्ण, ऑप्शन नंबर 3 है मनोरंजनात्मक, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। यानी टेलीविज़न द्वारा शिक्षण वास्तविक रूप में भी किया जाता है, अवबोधपूर्ण रूप में भी किया जाता है, और मनोरंजन के रूप में तो किया ही जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों सही, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास रीट 2025 की पात्रता परीक्षा में हिंदी की शिक्षण विधियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसे लगी, और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? ऑप्शन नंबर 1 है आदेशात्मक, ऑप्शन नंबर 2 है अनुदेशात्मक, ऑप्शन नंबर 3 है नकारात्मक, ऑप्शन नंबर 4 है सैद्धांतिक। तो उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का प्रकार है? अनुदेशात्मक प्रकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भाषाई कौशल में गौण कौशल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। भाषाई कौशल में गौण कौशल है। ऑप्शन नंबर 1 है सुनना बोलना, ऑप्शन नंबर 2 है पढ़ना लिखना, ऑप्शन नंबर 3 है सुनना पढ़ना, ऑप्शन नंबर 4 है बोलना और लिखना। तो भाषाई कौशल में गौण कौशल कौन सा है? पढ़ना और लिखना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। यानी भाषा को किस प्रकार से सीखा जा सकता है, जिसके स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन कौन से हैं उसके बारे में बताना है। तो भाषा को सीखने के लिए पहले सुनना पड़ता है, फिर बोलना पड़ता है, फिर पढ़ना पड़ता है, और फिर लिखना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी भाषा को सीखने के लिए पहले सुनना पड़ता है, फिर उसके बाद बोलना सीखते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, री स्वर का बोध कराने के लिए चित्र पठन हेतु आप किसका चित्र प्रस्तुत करेंगे? यानी जो री स्वर का बोध कराने के लिए चित्र पठन हेतु आप किस चित्र का प्रस्तुत करेंगे? तो ऑप्शन नंबर है श्यामपट्ट पर लिखकर, यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखकर प्रस्तुत करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 है छात्रों को बुलाकर, ऑप्शन नंबर 3 है ऋषि का चित्र प्रस्तुत करके, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी ऋषि का चित्र प्रयुक्त करके आप री स्वर का बोध करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सस्वर पठन अच्छा होता है, यानी सस्वर पठन अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर 1 है कविता में, ऑप्शन नंबर 2 है गीत में, ऑप्शन नंबर 3 है एकांकी में, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी में। यानी सस्वर यानी स्वर के साथ पढ़ना अच्छा होता है। तो कविता को भी स्वर के साथ पढ़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 गीत को भी स्वर के साथ पढ़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 है एकांकी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों सही, यानी उपयुक्त सभी को स्वर के साथ पढ़ा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण शिक्षण की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है, यानी व्याकरण शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि है। तो व्याकरण शिक्षण यानी व्याकरण को सीखने के लिए सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है आगमन विधि, ऑप्शन नंबर 2 है निगमन विधि, ऑप्शन नंबर 3 है सूत्र विधि, ऑप्शन नंबर 4 है भाषा संसर्ग विधि। तो व्याकरण शिक्षण के लिए आगमन विधि बहुत अच्छी श्रेष्ठ मानी जाती है, यानी व्याकरण शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है? आगमन विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या प्रणाली का वृहद रूप कौन सी प्रणाली है? यानी जो व्याख्या प्रणाली का सबसे बड़ा रूप कौन सी प्रणाली है? ऑप्शन नंबर 1 है तुलना प्रणाली, ऑप्शन नंबर 2 है व्यास प्रणाली, ऑप्शन नंबर 3 है समीक्षा प्रणाली, ऑप्शन नंबर 4 है खंडान्वय प्रणाली। तो व्याख्या प्रणाली का वृहद रूप कौन सी है? व्यास प्रणाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है? यानी अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 1 है प्राथमिक स्तर के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है माध्यमिक स्तर के लिए, ऑप्शन नंबर 3 है उच्च स्तर के लिए, ऑप्शन नंबर 4 है सभी स्तर के लिए। अनुकरण विधि यानी जैसे शिक्षक करता है वैसे ही विद्यार्थी करता है, तो ये प्राथमिक स्तर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है? प्राथमिक स्तर के लिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक साधन श्रव्य दृश्य सामग्री है। इनमें से कौन सा जो साधन है वो श्रव्य और दृश्य सामग्री है, जिसमें आप सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसमें से ऐसा कौन सा साधन है जिसके माध्यम से सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ग्रामोफोन, ऑप्शन नंबर 2 है टेलीविज़न, ऑप्शन नंबर 3 है रेडियो, ऑप्शन नंबर 4 है लिग्वाफोन। तो जिसके माध्यम से देखा और सुना जा सकता है तो वो कौन सा सामग्री है? टेलीविज़न। यानी टेलीविज़न के माध्यम से हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, किस शिक्षण विधि में तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है? यानी किस शिक्षण विधि में तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर 2 है सूत्र विधि, ऑप्शन नंबर 3 है दूरस्थ विधि, ऑप्शन नंबर 4 है सैनिक विधि। तो शिक्षण विधि किस शिक्षण विधि में तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है? दूरस्थ विधि। यानी आप टीचर कहीं दूर बैठा है और विद्यार्थी, जैसे आज के ज़माने में आज के टाइम में विद्यार्थी यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं, तो दूरस्थ विधि में के माध्यम से तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए। यानी मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कौन से प्रश्न होने चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है लघुतरात्मक प्रश्न होने चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 है अति लघुतरात्मक प्रश्न होने चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 है निबंधात्मक प्रश्न होने चाहिए। तो मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कौन से प्रश्न होने चाहिए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने जरूरी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षा के किस पक्ष पर बल देती है? यानी भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षा के किस पक्ष पर बल देती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सैद्धांतिक, ऑप्शन नंबर 2 है व्यवहारिक, ऑप्शन नंबर 3 है भाषा विज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण के किस पक्ष पर बल देती है? व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षाभिनय प्रणाली किस शिक्षण विधि में इसका नाम लिया जाता है? यानी कक्षाभिनय प्रणाली किस शिक्षण विधि में इसका नाम लिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कहानी में, ऑप्शन नंबर 2 है नाटक में, ऑप्शन नंबर 3 है लेखक में, ऑप्शन नंबर 4 है भाषण में। तो कक्षाभिनय प्रणाली किस शिक्षण विधि में इसका नाम लिया जाता है? तो नाटक में अभिनय करने की जरूरत पड़ती है, तो कक्षाभिनय प्रणाली में नाटक शिक्षण विधि में इसका नाम लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विधि में कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती है? क्या पूछा गया है? किस विधि में कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला, किस विधि में कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है।
ऑप्शन नंबर 1 है प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन नंबर 2 है परियोजना विधि, ऑप्शन नंबर 3 है अप्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन नंबर 4 है डाल्टन विधि। तो किस विधि में कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती है? तो डाल्टन विधि में कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गद्य के कौन से पाठ रूप में मौन वाचन अनुपयुक्त है? यानी गद्य के कौन से पाठ के रूप में मौन वाचन अनुपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 1 है कहानी, ऑप्शन नंबर 2 है जीवनी, ऑप्शन नंबर 3 है आत्मकथा, ऑप्शन नंबर 4 है संवाद। तो मौन वाचन गद्य के कौन से पाठ के रूप में अनुपयुक्त है? संवाद के रूप में अनुपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? संवाद, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हिंदी शिक्षण में किस सहायक सामग्री का अधिक महत्व है? यानी हिंदी शिक्षण करने के लिए यानी हिंदी को सीखने के लिए किस सहायक सामग्री का अधिक महत्व है? ऑप्शन नंबर 1 है ग्राफ, ऑप्शन नंबर 2 है रेडियो, ऑप्शन नंबर 3 है चित्र, ऑप्शन नंबर 4 है श्यामपट्ट। तो हिंदी शिक्षण में सहायक सामग्री का अधिक महत्व किस चीज़ का है? श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड का अधिक महत्व है। तो आज की क्लास का अंतिम सवाल है पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यानी इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है कथन, ऑप्शन नंबर 2 है वाचन, ऑप्शन नंबर 3 है पत्र लेखन, ऑप्शन नंबर 4 है अधिसूचना। यानी पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाचन कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी की शिक्षण विधियों से। तो आशा करते हैं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर डेली हम आज से रीट की हिंदी शिक्षण विधियों की डेली क्लास अपलोड करेंगे। तो चैनल पर बने रहें और जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए डेली इसी प्रकार की मॉडल पेपर जब तक रीट की जनवरी माह में एग्ज़ाम नहीं हो जाती तब तक हम डेली आपके लिए ऐसी क्लास लाते रहेंगे। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।